हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। बच्चों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि हम वन शॉट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसका कंप्लीट एप्लीकेशंस, किस तरह से उसके क्वेश्चंस किए जाएंगे, ये सब आज की इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथ में बोनस की फॉर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे डायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट यानी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही में ये आपकी मदद करेगा आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी। ठीक, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के उन्हें देख लीजिए, ताकि आज की वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा फेसबुक हैंडल और मेरा खास टेलीग्राम चैनल। बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल खास क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये खास है? क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा स्टडी मटेरियल। उस स्टडी मटेरियल के आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उसमें होंगे हैंड रिटन नोट्स जो आपको बहुत मदद करेंगे। साथ ही में आपको मिलेंगी डीपीपीज प्रैक्टिस करने के लिए अपने क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से। तो जरूर से इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, t.me/rogergillphysics। ठीक, अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं मेरे ऐप पर, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस हो पाए। मैं हूं आपका आरवी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा फिजिक्स चैनल रॉजर गिल फिजिक्स, दी ओनली प्लेस जहां पर आपके सारी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स का एकमात्र जगह जहां पर सॉल्यूशन मिलता है। साथ ही में यहां ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको फिजिक्स से प्यार, इश्क और मोहब्बत होने लगेगी। बच्चों, आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, बड़ा ही मज़ेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनको हम जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। और ये इतने आसान टॉपिक्स होते हैं कि अगर कंपटीशन में आप इसका क्वेश्चन छोड़ते हो तो मतलब वो वर्थ नहीं है कि इतना लप्पू सा क्वेश्चन, और आप इसके लप्पू से क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन जो होते हैं, उनको अगर आप छोड़ देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है जो कोई ना कर पा रहा हो, दैट इज ओके, बट अगर ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल ही आसान होता है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आज के लेक्चर में हम उन नेग्लेक्टेड टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार बस वो पक्का हो जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा आपको उनको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली रिवाइज करते रहिएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पढ़ने के तरीके के साथ बैठिए, प्रॉपरली वीडियो को लगाइए, साथ में एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ताकि मैं जो आपको समझाऊं आप साथ साथ उन चीजों को नोट डाउन कर सकें और उन पॉइंटर्स को नोट कर लें जो मैं बताऊंगा, जिससे अक्सर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पहले लीनियर मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? जब भी आप किसी मिरर की बात करते हैं या एक प्रोजेक्टर की बात करते हैं, तो वो एक छोटी सी इमेज, छोटे से ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत बड़ा दिखा सकता है। तो प्रोजेक्टर तो एरिया के अंदर उसे प्रोजेक्ट करता है, तो वो होता है एरियल मैग्निफिकेशन। लेकिन अगर आप एक सिंपल सी छड़ी को लें और उस पर लाइट शाइन करें, उसकी शैडो जो बन के आएगी, उसकी लेंथ ज्यादा बन के आएगी। तो वो जो साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये एरियल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर रूट के बराबर होती है। तो एरियल मैग्निफिकेशन जो है इसका स्क्वायर बन जाएगी। तो अगर आप एरियल मैग्निफिकेशन निकालें तो वो फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया बन जाएगा, या उसे स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आता है सवाल कि इस पर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, ये बहुत ही निग्लेक्टेड टॉपिक है। अक्सर आप देखेंगे वीडियोस में आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया गया होगा, बुक्स में अवेलेबल है लेकिन पढ़ाते नहीं है। तो ध्यान से मेरे साथ रहिएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। एक सिंपल सा सवाल देखते हैं इसके ऊपर। आपसे कहा गया, इफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी होता है, तो 10 की पावर -15 मीटर, इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन, जिसका जो साइज है वो 10 की पावर -5 मीटर है। तो अगर आप लैंग्वेज को समझो, ये था ऑब्जेक्ट और ये है उसकी इमेज। तो आप पहले लिख लेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया बच्चों
10 की पावर -15 मीटर। और जो साइज ऑफ इमेज आ गया वो हमें क्वेश्चन में दिया है 10 रेज टू पावर -5 मीटर। देखो क्वेश्चन यही दिया, इन्होंने कहा व्हाट रफली इज द साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज दिया गया है। अब देखो एटम और न्यूक्लियस एक ही साथ एक ही उसी एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो अगर न्यूक्लियस उस रेट से बड़ा होगा तो एटम भी उसी रेट से बड़ा होगा, यानी दोनों के लिए सेम रहेगी मैग्निफिकेशन। क्या चेंज नहीं होगी? मैग्निफिकेशन चेंज नहीं होगी। भाई देखो अगर अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एटम है, अगर ये न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है तो जिस रेट से न्यूक्लियस बड़ा होगा उसी रेट से तो एटम पूरा का पूरा बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो दोनों में क्या कॉमन रहेगा? कॉमन रहेगा मैग्निफिकेशन का मेथड फॉर वैल्यू। आई बात समझ में? तो यहां पर हम इससे मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो हम इससे मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -15, जो कि आ जाएगा 10 रेज टू पावर 10। अब ये मैग्निफिकेशन न्यूक्लियस का तो है और यही मैग्निफिकेशन एटम में आएगा। तो एटम के लिए आपको साइज ऑफ एटम दिया गया है 10 की पावर -10 मीटर। आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है, जो एटम की इमेज होगी उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एटम के लिए बन जाएगा साइज ऑफ इमेज ऑफ द एटम टू द साइज ऑफ एटम। तो इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज आएगा बच्चों वो आ जाएगा मैग्निफिकेशन इनटू साइज ऑफ एटम, जो कि 10 की पावर -10 क्वेश्चन में गिवन है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -10 बन गया 10 की पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जो एटम है वो लगभग 1 मीटर बड़ा हो जाएगा। आया समझ में सबको क्वेश्चन? मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 फॉर्मूला याद करने हैं, एक लीनियर मैग्निफिकेशन और ये एरियल मैग्निफिकेशन का। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना भाई। कोई सा भी मैग्निफिकेशन फाइनल अपॉन इनिशियल होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है। चाहे एरिया की बात करो, चाहे लीनियर की बात करो, लेंथ की बात करो। फिर लीनियर और एरियल में एक ही रिलेशन है। लीनियर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरियल, इसका स्क्वायर कर दो तो एरियल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ लीनियर। आई बात समझ में बच्चों सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a 35 millimeter wide slide with a 24 mm by 36 mm picture, यानी ये आपको एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, is projected on a screen placed 12 centimeter from the slide. The image of the slide on the screen measures 1 meter by 1.5 meter. तो ये दे देगा एरिया ऑफ इमेज। आपसे कहा गया लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो पहले हम एरियल मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं एरिया को डिवाइड करके, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। और लीनियर मैग्निफिकेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर हम एरिया ऑफ इमेज अगर हम देखें, एरिया ऑफ इमेज तो वो हो जाएगा 1 मीटर बाय 1.5 मीटर। ठीक है, जिसको अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10 की पावर 3 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 3, 1000 होते हैं ना एक में, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 6 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब ऐसे ही एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप देखें, जो कि स्लाइड ओरिजिनल थी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है यहां पर, तो उसका है 24 बाय 36 mm, 24 mm बाय 36 mm, ये इसका एरिया है। ठीक, अब अगर मैं यहां से एरियल मैग्निफिकेशन निकालूं, ठीक है ना भाई, आपको यही तो पूछा गया, आपको ये एरिया दे दिया गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आपको पूछा लीनियर मैग्निफिकेशन निकालो। तो एरिया की टर्म्स में तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरियल मैग्निफिकेशन, और फिर जब उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन
होता है एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यही होता है ना भाई, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 36। तो ये निकल करके आ जाएगा 1736। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा बच्चों, लीनियर ही तो पूछा ना क्वेश्चन में। देखो इन्होंने पूछा व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, आपको दिया एरिया है और पूछा गया है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1736, जो कि आ जाएगा 41.67। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। तो ये थे हमारे दो सिंपल से क्वेश्चन जो कि मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। आई होप इससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर मजा आ रहा है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग वीडियोस तो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जरूर से सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करना। चलिए अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। अब बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर जेई में इसका क्वेश्चन आता है। इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं और जेई में भी क्वेश्चन आता है। यहां पर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हमको पढ़ना है, स्फेरोमीटर वगैरह नहीं, ये तो आपको जरूरत पड़ेगी। स्फेरोमीटर तो आपको प्रैक्टिकल में काम आएगा। हमें मेनली ये दो पढ़ने हैं, एक वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू गेज। स्फेरोमीटर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये दो पढ़ेंगे। मीटर स्केल तो अपने आप में बहुत आसान होता है यार, ये तो बचपन से करते आ रहे हो यूज, तो हम इनका ध्यान देंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब बात करें अगर हम वर्नियर कैलिपर की, तो जो वर्नियर कैलिपर होता है ये कुछ ऐसा सा दिखता है। वर्नियर कैलिपर में यहां पर हमारे पास दो एक्सटर्नल जॉज होते हैं, ये दो इंटरनल जॉज होते हैं। अगर आपको किसी चीज का बाहरी एक्सटर्नल डायमीटर नापना है तो यहां पर रखते हैं, इंटरनल नापना है तो इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये अंदर से फैलता है। ठीक है, ये कहलाता है मूवेबल जॉ, ये कहलाता है फिक्स जॉ। काम की बात क्या है? काम की बात ये है, यहां पर ये जो स्केल बना हुआ है, ये जो स्केल आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। दिस इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल। पियरे वर्नियर के नाम के ऊपर है ये पूरा कैलिपर, उसी ने डिजाइन किया था। तो ये है वर्नियर स्केल। ठीक है, हम लोग मेट्रिक सिस्टम वाला यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम सेंटीमीटर वाला लेकर के चलेंगे। हम लोग इंचेस वाला सेटअप, इंपीरियल सिस्टम नहीं यूज कर रहे हैं। आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। आप इंपीरियल सिस्टम नहीं यूज करते, आप मेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर 10 मेन लाइंस होती हैं जो आपको दिया जाएगा। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वर्नियर स्केल के अंदर 10 लाइंस होती हैं। और ये जो 10 लाइंस हैं, ये अगर आपके पास स्कूल में अगर आप देखेंगे वर्नियर कैलिपर, तो उसके अंदर आप पाएंगे कि उसके अंदर ये 10 लाइंस 9 लाइंस के साथ कंसाइड करती हैं ऑन द मेन स्केल। ये वाला जो स्केल है इसे मेन स्केल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन क्या बन जाती है, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर हो जाती है 9 मेन स्केल डिविजन्स के। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होती है, क्योंकि वो उसी के साथ कंसाइड कर रही होती है। तो मैं कह सकता हूं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9/10 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। यस और नो? तो जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9/10 टाइम्स ऑफ अ मेन स्केल डिवीजन बन जाएगा। अब जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वैल्यू डाल दीजिए तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल वाली डाली जा सकती है यहां पर। तो हम लिख देंगे 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी 1 - 9/10 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। तो जो लीस्ट काउंट आता है वो आता है 1/10 ऑफ अ मेन स्केल डिवीजन। अब क्योंकि ये जो वर्नियर कैलिपर हमारे पास है, इसमें हम मेट्रिक सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, तो जो एक सबसे छोटा डिवीजन होता है, ये जो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन यहां पर दिया गया है, ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है
ये 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है ना। जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो किसका होता है बच्चों, 1 मिलीमीटर का होता है। तो इसीलिए लीस्ट काउंट आता है 1/10 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनमें वेरिएशन क्या होगा, आपको क्वेश्चन कहा जाएगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन के साथ कंसाइड कर रहे थे, तो यहां पर जहां 9 लिखा है यहां 8 हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से इसी कॉन्सेप्ट के अंदर चेंजेस करके लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको याद ये रखना है जो मेन फॉर्मूला है वो ये होता है, लीस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमें जो वर्नियर स्केल डिवीजन है इसकी वैल्यू मेन स्केल डिवीजन की टर्म्स में निकालनी पड़ती है। हमने ये कर लिया तो हमारे लिए काम आसान है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो उस हिसाब से आप वैल्यूज को चेंज कर देना, तो आपके पास आंसर उसी फॉर्म में बन करके आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको यहां पर ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो। चलिए अब बात करते हैं स्क्रू गेज की। अब ये स्क्रू गेज क्या है, ये भी एक डिवाइस है जो हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर ये जो स्क्रू गेज होता है, अगर आप स्क्रू गेज को देखो, इसके अंदर ये जो स्टड होता है, ये स्पिंडल होता है, ये आपस में आके मिलते हैं। इनके बीच में आप कोई चीज रख दोगे तो जहां पर ये रुक जाएगा उसके हिसाब से आप इसकी विड्थ पता लगा सकते हो, डायमीटर पता लगा सकते हो। यहां पर ये जो स्केल है इसे मेन स्केल या पिच स्केल भी बोलते हैं। ये जो सिलेंडर, मूविंग सिलेंडर के ऊपर बना होता है, इसे सर्कुलर स्केल भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर स्केल या हेड स्केल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जब आप इसको टाइट करते हैं तो आप रैचेट से पकड़ के टाइट करते हैं ताकि आप ज्यादा ताकत वाला बंदा पता चला लपेट दे बिल्कुल ही उसको, तो ऐसा नहीं करना, बीच की चीज पिच भी सकती है, तो ऐसा नहीं करना होता। तो इसीलिए कि हर बंदा सेम ही तरह से टाइट करे, इसलिए यहां पर रैचेट लगा होता है, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। अब बात आती है कि यहां पर हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना होता है ना बच्चों, तो लीस्ट काउंट के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है, यहां पर सबसे पहले जरूरत पड़ती है पिच की। अब ये पिच क्या होता है, मान लो ये मेरे पास स्क्रू गेज है, मैं इसको यहां से घुमा रहा हूं, तो एक पूरा सर्कल सिलेंडर को रोटेट करने में ये स्क्रू कितना आगे या कितना पीछे जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वो मूव करता है, उसी को बोलते हैं हम पिच। तो नॉर्मली आप देखेंगे, जो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको स्कूल में अगर आपने देखे होंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप सिलेंडर को रोटेट करते हैं, तो मान लो आपने 5 बार रोटेट किया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे मोस्टली स्कूल्स में वो 5 बार रोटेट करने पर 5 mm शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं पिच की बात करूं, मैंने नंबर ऑफ रोटेशंस कितने दिए, 5, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू कितना रहा, 5 mm। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस, ये आपके पास पिच का फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं बच्चों, तो जो पिच आएगा, पिच जो होगा, अगर मान लो मैंने 5 बार रोटेट किया तो मैं देखूंगा 5 mm मूव कर रहा है और 5 रोटेशन से, तो पिच मेरे पास निकल करके आ जाएगी 1 मिलीमीटर। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। अब याद रखना है, जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों इसमें, वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। ये जो सर्कुलर स्केल बना है, इसके ऊपर ये जो डिविजन्स बने हैं ये कितने हैं, मोस्टली आपको ये 100 मिलते हैं, ठीक है। तो हम 100 वाला केस लेकर के चलते हैं। ये वेरिएशन हो सकता है, आपको क्वेश्चन भी जो आते हैं कंपटीशन में, उसमें आपको उसी टाइम पर कैलकुलेट करके निकालना होता है। तो अगर हम देखें, जो नॉर्मली आपको मिलता है उसमें पिच हमने देखी 1 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल में होते हैं 100 डिवीजन, तो इसमें आ गया 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज आएगा। अगर क्वेश्चन में कोई वेरिएशन है तो आपको कहा जाएगा उसको 5 बार घुमाया लेकिन वो 2.5 mm मूव किया, या 10 बार घुमाया और 5 mm मूव किया, तो आपकी पिच बदल जाएगी। और फिर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन भी 100 की जगह मान लो 50 दे रखे हैं, तो आप उसी हिसाब से लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं।
आई बात समझ में बच्चों सबको? ये क्लियर है? अब दोनों के अंदर हमने ये तो पढ़ दिया इनका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। अब जो कोई भी रीडिंग होती है इसमें, इसके लिए जो रीडिंग होती है, यानी डायमीटर मान लो आप कोई नाप रहे हो, तो डायमीटर के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर कोइंसिडेंस। अब वर्नियर कोइंसिडेंस क्या होता है? जब आप रीडिंग लेते हैं किसी चीज को यहां फंसा करके, तो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के बिल्कुल ठीक सामने होती है, उसी को बोला जाता है वर्नियर कोइंसिडेंस। जैसे अगर यहां पर देखो तो ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल ठीक सामने लाया कर रही है वर्नियर कोइंसिडेंस के, तो ये 6th नंबर की लाइन जो है ये मैच कर रही है, तो वर्नियर कोइंसिडेंस हमारे पास 6 हो जाएगा। तो वो आप वहां पर डालेंगे। लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर चुके। एमएसआर क्या होता है? एमएसआर ये वाली जो पहली वाली लाइन आपको दिख रही है, ये 0 लाइन, इससे पहले की जो रीडिंग है यानी ये हमारी मेन स्केल रीडिंग होती है। वर्नियर का जो 0 लाइन होता है उससे जस्ट पहले मेन स्केल पर जो लाइन दिख रही होती है क्लियरली, वो कहलाती है हमारी एमएसआर। तो आप यही वैल्यूज जब यहां फीड करेंगे इस फॉर्मूला में, तो आपको मिल जाएगा डायमीटर ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से अगर आप स्क्रू गेज के लिए निकालना चाहते हैं, स्क्रू गेज के लिए जो डायमीटर होता है उसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। डायमीटर का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग या पिच स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये क्या है भैया? अब सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या नया है? चलिए समझते हैं इसको। ये हमारे पास स्क्रू गेज है। मान लीजिए मैंने यहां पर एक सिलेंडर रखा, इसको टाइट किया, तो यहां पर ये जो आपको लाइन दिख रही है सिलेंडर की स्टार्टिंग से जस्ट पहले, ये वाली लाइन, ये लाइन कहलाएगी मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। और ये वाली लाइन जो कहलाती है, ये कहलाती है रेफरेंस लाइन। दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के सामने ये जो नंबर आ रहा है, यहां पर 70 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो 6 mm यहां जो दिख रहा है, 6 mm हमारी एमएसआर है, 70 हमारी सीएसआर है। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। लीस्ट काउंट की वैल्यू यहां से डालेंगे 0.01 mm, वैल्यू डाल करके आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस और नो? तो ये तो था हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स का मेजरमेंट, जिसमें हमने आज सीखा स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, बात करें मास और वेट की। बड़ा ही बेसिक, आपको कि सर ये तो हमें पता है। नहीं, आज हम जिस तरह से इसको सीखेंगे ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं बच्चों। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, जो हमारी डेली लाइफ की लैंग्वेज होती है उसमें हम दोनों को ही एक तरह से ट्रीट कर लेते हैं। भाई तेरा वेट क्या है? वो कहेगा भाई 75 किलो। भाई बड़ा मोटा हो रहा है तू तो। 75 किलो वेट नहीं होता। किलोग्राम इज द यूनिट फॉर मास। किलोग्राम फोर्स या न्यूटन इज द यूनिट फॉर वेट। तो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक, हम जनरल टर्म में किलो को ही वेट बोलते हैं, जबकि किलोग्राम इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ मास। मास बताता है बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेंट है, जबकि वेट बताता है बॉडी पर अर्थ कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। अर्थ बॉडी को अपनी तरफ जो खींच रही है, वो कितना पुल लगा करके खींच रही है, वो होता है वेट। और बॉडी के अंदर कितना मैटर भर रखा है, वो कहलाता है उसका मास। तो अगर हम मास की बात करें, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मास बताता है बॉडी के अंदर कितना मैटर रखा हुआ है। और जो मास होता है बच्चों, वो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल बैलेंस। अभी हम देखेंगे फिजिकल बैलेंस से मास को हम नापते हैं। जो वेट होता है बच्चों, वेट बताता है कि बॉडी को अर्थ अपनी तरफ किस फोर्स से पुल कर रही है। वेट बताएगा कि जो अर्थ है बॉडी को अपनी तरफ किस फोर्स से पुल कर रही है, उस फोर्स को ही बोला जाता है यहां पर वेट। तो आप देखें, मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, वेट है फोर्स, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं हो सकती। यहां पर वेट की यूनिट एसआई में बोले तो या तो न्यूटन होती है, या अगर आप इसको ग्रेविटेशनल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें तो वो किलोग्राम फोर्स होती है। तो शॉर्ट में केजी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो किलोग्राम फोर्स होता है या किलोग्राम वेट होता है, ठीक है। तो जो यूनिट होती है इसकी, वो या तो आती है न्यूटन, या होती है किलोग्राम फोर्स, या इसे हम किलोग्राम वेट भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो मास होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम ओनली।
आई बात समझ में सबको, ये सुनो। तो ये है मास और वेट। अब बात करें इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मासेस की। ये एक ऐसा टॉपिक है, बच्चे ज्यादातर इसके साथ कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मासेस का, आइए इसे समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और आपने उस बॉडी पर फोर्स लगाई, तो हमें पता है एवरी बॉडी ट्राइज टू ओवरकम द अप्लाइड फोर्स, वो अपनी स्टेट चेंज करने से मना करता है। तो जब भी कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज करने से मना करता है, तो वो जो मना कर रहा है उसके अंदर वो जो रेजिस्टेंस है, वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से आती है उसी को बोलते हैं इनर्शियल मास। तो आप कह सकते हैं द मास ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइंस इट्स इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन, उसी को हम बोलते हैं इनर्शियल मास। ये वो मास है जो बताता है कि बॉडी अपनी स्टेट चेंज करने को कितना अपोज कर रही है, इसी को हम बोलते हैं इनर्शियल मास। एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास एक खाली बक्सा पड़ा है, आप उसे खींचेंगे वो खिंच जाएगा। उसी बक्से के अंदर पत्थर भर दीजिए, आप खींचने की कोशिश करें तो वो हिलेगा नहीं। रीजन बीइंग, आपने जब उसका मास बढ़ाया तो उसका इनर्शिया बढ़ गया और अब वो अपनी स्टेट चेंज करने से मना कर रहा है, कहता मैं तो नहीं हिलता। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि उसका इनर्शिया बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने उसका मास बढ़ाया था। तो यहां पर ये जो मास है ये इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब भी हम इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मास, उन केसेस में मास को बोला जाता है इनर्शियल मास। ये नहीं है कि ये दो अलग अलग तरह के मास हैं, मास सेम है, मास वही है, लेकिन जब ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया को डिटरमाइन करना होता है तो हम मास को बोलते हैं इनर्शियल मास। लेकिन जब ग्रेविटेशनल मोशन में, जब बॉडी मान लीजिए ग्रेविटी के अंडर गिर रही है, तो जिस मास की वजह से उसके एक्सेलरेशन को आप डिटरमाइन कर सकते हो, यानी अगर आप यहां पर देखो, यहां पर आपने बॉडी पर फोर्स लगाई न्यूटन सेकंड लॉ से, तो जो मास फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो जिस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसलेटरी मोशन में, उसे बोलते हैं इनर्शियल मास। इनर्शियल मास को नापा जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इनर्शियल बैलेंस। इनर्शियल बैलेंस क्या होता है? बेसिकली मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, इसको फिक्स कर दिया, क्लैंप कर दिया जाता है, यहां पर पैन के अंदर वेट रखा जाता है और इस वेट को ऑसिलेट कराया जाता है। तो इसके जो ऑसिलेशंस हैं, उन ऑसिलेशंस से हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ द बॉडी, और इस बैलेंस को बोला जाता है इनर्शियल बैलेंस। लेकिन जो ग्रेविटेशनल मास होता है बॉडी का, वो डिटरमाइन करता है उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर फॉर्मूला आ जाता है Fr² अपॉन Gm। यहां पर m, कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मास है जो डिटरमाइन करता है द ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग अपॉन द बॉडी, इस मास को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। ये वाला मास हम तब कंसिडर करते हैं जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वर्क को कंसिडर कर रहे हैं, या बॉडी जो मूव कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ केस हो रहा है, तब हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। तो याद रखें, यहां पर बॉडी का मास नहीं चेंज हुआ, सिनारियो बदले जिनमें हम उस मास को कंसिडर कर रहे हैं। मास वही है, सिर्फ सिनारियो बदल जाते हैं। अभी जो ग्रेविटेशनल मास होता है, इसको जो नॉर्मल पैन वाला तराजू होता है जिसे फिजिकल बैलेंस होता है उससे भी नाप सकते हैं, या वो स्प्रिंग वाला जो बैलेंस होता है स्प्रिंग बैलेंस, आप उससे भी नाप सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल मास को ईदर यू कैन यूज द फिजिकल बैलेंस और द स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी। क्लियर है सबको? अब देखते हैं क्वेश्चन। अज्यूम दैट द मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज गिवन बाय कैपिटल M इक्वल्स टू A इंटू MP, वेयर MP जो है यहां पर मास की वैल्यू दे रखी है, प्रोटॉन का मास दे रखा है, ये 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और जो A है विच इज द मास नंबर, और R है रेडियस, और रेडियस का फॉर्मूला दिया गया है R0 A की पावर 1/3, और R0 यहां पर दिया गया है 1.2 फर्मी। आपसे कहा एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर, आपको न्यूक्लियर मैटर की बच्चों डेंसिटी निकालनी है। तो जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर होता है, भाई डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला है, मास डेंसिटी जो है वो है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना? मास का फॉर्मूला हमें दिया गया है, मास का फॉर्मूला है A इंटू MP, तो आप लिख दोगे जी A इंटू MP। अब बारी आती है वॉल्यूम की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की बच्चों, और न्यूक्लियस को हम कैसा कंसिडर करते हैं?
न्यूक्लियस को हम कंसिडर करते हैं एज अ स्फेयर, हम मान करके चलते हैं कि वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अब स्फेयर के लिए वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर के लिए फॉर्मूला दिया गया है, आर जो है वो आर नॉट ए की पावर 1/3 है, तो आर को सब्सटीट्यूट कर दो यहां पर, ए 3 ऊपर चला जाएगा mp अपॉन 4 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 उसका क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 3a इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर नॉट का क्यूब इंटू a, क्योंकि a की पावर 1/3 उसकी पावर 3, तो 1/3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1, ये बनेगा। इस a से ये a कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 3 इंटू mp अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। तो यहां से हम वैल्यू डाल करके आंसर निकाल सकते हैं, 3 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू आर नॉट, आपको दिया गया है 1.2 फर्मी। फर्मी होता है 10 की पावर -15 उसका क्यूब, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी जो हमने कैलकुलेट करी। मजे की बात एक है, नोटिस करी किसी ने क्या? बताओ जरा, अगर नोटिस करी अभी वीडियो के कमेंट में लिखो, क्या तुमने इस क्वेश्चन में कुछ अलग सी बात नोटिस करी, कुछ खास पॉइंट इस फॉर्मूला में, यहां बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ, कुछ खास चीज ऑब्जर्व किया? नहीं किया तो मैं बताता हूं, अगर किया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। अगर आप इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे इस फॉर्मूला की ये जो RHS है ये सारी की सारी कांस्टेंट है। मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, 3 4 पाई कांस्टेंट है, और आर नॉट भी यहां पर एक कांस्टेंट दिया गया है। क्लास 12th में इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं जा करके। ये जो आर नॉट होता है ये डिपेंड करता है प्रोब पार्टिकल के ऊपर, और ये जो 1.2 फर्मी है ये इलेक्ट्रॉन के लिए आती है। तो जब तक आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हो ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। तो अगर आप डेंसिटी की वैल्यू निकालो ये तो कांस्टेंट आएगी यार। इसका मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी मास के ऊपर, मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चाहे आप छोटा न्यूक्लियस लो या बड़ा न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर डेंसिटी है उसकी वैल्यू मोर और लेस रिमेन्स द सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। यही वो खास पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए था, यहां से आप ऑब्जर्व कर पाए। आई होप सबको समझ में आया बच्चों, मजा आ रहा है ना? फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं टाइम की। अरे सर क्या टाइम की बात कर रहे हो आरवी सर आप यार, ये टाइम ही तो नहीं है बस हमारे पास। टाइम ही सबसे ज्यादा कीमती है और उसी की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है भाई। टाइम क्या है? किन्हीं भी दो घटनाओं के घटित होने के बीच के अंतराल को, या हम कह सकते हैं टाइम इज द इंटरवल बिटवीन द अकरेंस ऑफ एनी टू इवेंट्स। किन्हीं भी दो इवेंट्स के कंप्लीट होने के बीच का जो इंटरवल है उसी को टाइम बोला जाता है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन एनी टू इवेंट्स। अब टाइम के ऊपर एक सवाल देखते हैं, बड़ा ही मजेदार सा है, आइए देखते हैं। एक एवरेज इंडियन की लाइफ स्पैन 56 इयर्स है, ये मान करके चलते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट कितनी बार धड़केगा? अरे बाप रे बाप, कहोगे सर जब एक सुंदर कन्या देख लेते हैं तो ये तो ससुरा तेजी से धड़कने लगता है। अरे भाई वो नहीं, न्यूमेरिकल देखो। न्यूमेरिकल कह रहा है कि अगर एक आदमी, इंडियन मैन की जो एवरेज लाइफ स्पैन है उसे 56 इयर्स लेकर के चले, और हमारे दिल के धड़कने की एक धड़कन की वैल्यू टाइम जो है वो 0.8 सेकेंड्स है, बबुआ तो बताना ये है कि 56 इयर्स में ये दिल कितनी बार धड़केगा? कहोगे सर ये तो धड़कता ही रहता है, ज्यादा तेज धड़कने लग जाता है सुंदर कन्या को देख करके। भाई ऐसा नहीं, ध्यान यहां पर क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है 56 साल की उम्र तक 0.8 सेकेंड पर बीट के हिसाब से कितनी बार धड़केगा दिल?
सवाल बहुत ही आसान है, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है भाई ये। देखो पहले तो 56 साल को 56 इयर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करो। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज नॉट इयर्स, इट इज सेकंड्स। तो 56 साल, एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 3600 सेकंड। ये हमारे पास टाइम आ गया 56 इयर्स कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स। अब सिंपल सा मेथड है, 0.8 सेकंड में धड़का दिल एक बार, 1 बीट। तो भाई एक सेकंड में कितनी बार धड़का? 1/0.8 बीट। तो इतने सेकंड में कितनी बार धड़का? तो 1/0.8 इंटू 56 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600। कैलकुलेट करेंगे तो 2.2 इंटू 10⁹ टाइम्स 56 साल में कितनी बार धड़का। आया समझ में? ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन सामने जब ये आ जाते हैं ना तो समझ नहीं आता इनको कैसे किया जाए। तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों हमारा मोटिव है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना कंपटीशन को, ठीक। और ये मेरा वादा है आप लोगों से, अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से, ऑनेस्टी से पढ़ेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपको फिजिक्स के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत हो जाएगा। फिजिक्स के साथ भाई सुंदर कन्या को देख करके ज्यादा दिल नहीं धड़काना है, ये मोहब्बत इश्क सारा फिजिक्स पे निछावर कर दो, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस जाओ भूल। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास का है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन नॉट एनी मोर, क्योंकि आज आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं समझाऊंगा और ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको मजा आने लग जाए पढ़ने में और इसका कोई भी सवाल आप चुटकी में लगा दोगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट इन अ मेजरमेंट या मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली, यानी जिनको हम अच्छे से जानते हैं या जिसके लिए आप श्योर होते हो, प्लस एन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन, प्लस एक ऐसी डिजिट जो अनसर्टेन हो, यानी सारी सर्टेन डिजिट्स प्लस एक अनसर्टेन डिजिट्स, इनका टोटल कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मीटर स्केल है, ठीक है जी, ये एक मीटर स्केल है और मैं एक बच्चे को बोलता हूं इस लाइन सेगमेंट ए बी की वैल्यू नाप करके बताओ, ए बी की वैल्यू नाप करके बताओ। इसका जो लीस्ट काउंट है बच्चों वो होता है 1 मिलीमीटर। आपने देखा होगा स्केल जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर की होती है। तो यानी इसका मतलब ये है अगर कोई बच्चा इसे नाप रहा है तो गलती प्लस माइनस 1 मिलीमीटर की करेगा, यस और नो। अब लेटस से इसका जो यानी जो एरर आएगा इसमें, जो गलती कर सकता है मोस्टली एक बच्चा जो है वो प्लस माइनस 1 मिलीमीटर की गलती कर सकता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस की गलती कर सकता है। अब मान लो इस बच्चे ने जो मुझे रीडिंग दी, उस रीडिंग की वैल्यू आई 12.7 सेंटीमीटर। तो मुझे ये तो पता है, इस 12 के लिए तो मैं बिल्कुल श्योर हूं, लेकिन इसकी वजह से गलती डेसिमल की पहली प्लेस के बाद हो सकती है, तो मैं इसके लिए अनसर्टेन हूं, आई एम नॉट श्योर। अगर गलती होगी तो इस 0.7 में है, यानी या तो ये अगर बच्चे ने ज्यादा बताया तो इसका आंसर हो सकता है 12.6, या अगर कम बताया तो इसका आंसर हो सकता है 12.8। यानी गलती अगर पॉसिबल है तो इस आखिरी वाली डिजिट में पॉसिबल है। तो ये दो डिजिट्स के लिए मैं श्योर हूं, प्लस एक ये लास्ट वाले डिजिट्स के लिए मैं अनश्योर हूं। तो टोटल मेरे पास कितनी डिजिट्स आई? कितनी डिजिट्स आई टोटल? 3 डिजिट्स आई। 3 डिजिट्स के लिए मेरे पास रीडिंग में है, तो मेरे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उसका नंबर आ जाएगा 3। समझ में आया सबको अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं?
सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो किसी भी मेजरमेंट के अंदर सारी वो डिजिट्स जिसके लिए आप श्योर हो प्लस एक वो डिजिट जिसके लिए आप अनश्योर हो। और वो एक डिजिट कैसे पता चलती है? वो एक डिजिट पता चलती है कि जिस भी वैल्यू को आप मेजर कर रहे हो उसकी वो जो लास्ट डिजिट होती है अक्सर उसी में एरर होता है, और उसी को हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसका इंस्ट्रूमेंटल एरर उसमें इंक्लूडेड होता है। आई होप बच्चों आपको सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, यस और नो? तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेसिक्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें जानने जरूरी है। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट्स यानी 1 से लेकर के 2, 3 और 9 तक ये सारे नंबर किसी भी जगह लिखे होंगे ये हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। 1 से लेके 9 तक की जितने भी नंबर्स न्यूमरल्स हैं ये सारे न्यूमरल्स किसी भी मेजरमेंट में लिखे होंगे, आप इनको हमेशा किसी भी प्लेस पे लिखे जाने पर इनको सिग्निफिकेंट ही काउंट करेंगे। क्लियर बात? दूसरा, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच के जितने भी जीरो होंगे, मान लो मैंने आपके एक नंबर दिया, सपोज लेट अस अज्यूम मैंने आपको नंबर दिया 5005, तो ये नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, और इसके बीच में कितने जीरोस बचे हमारे पास? ये तीनों। तो एक ये सिग्निफिकेंट क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है, और ये तीनों के तीनों जीरो भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास हो गए। नेक्स्ट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट सच जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम आफ्टर अ मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने नंबर लिखा 23,000, तो जो अज्यूम्ड डेसिमल, अगर मैं पूछूं यहां पर डेसिमल इमेजिन करो कहां पर है, तो आप कहोगे सर वो यहां पर है, ये हमारा अज्यूम्ड डेसिमल है, ये लगा हुआ नहीं था, अज्यूम्ड है डेसिमल। ठीक है, तो अगर नंबर जीरोस में एंड कर रहा हो और कोई डेसिमल नहीं होता तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी? यहां पर 2 होंगी। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को लिख दूं 23,000 किलोग्राम, तो अब ये बन गया मेजरमेंट, क्योंकि अब इसमें आ गई यूनिट। यूनिट के लिखते साथ ही ये वैल्यू मेजरमेंट में कन्वर्ट हो गई। अभी तक ये नंबर था, अब ये मेजरमेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो साथ में यूनिट जरूर लिखते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने मेजरमेंट्स की बात करी थी, तो उसको जाके जरूर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में एक यूनिट दी होती है। आई होप ये क्लियर है सबको। तो तब ये जीरोस जो हैं सिग्निफिकेंट गिने जाएंगे। तो अब 1 2 3 4 5, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई इसमें? 5। पहले कितनी थी? 2, क्योंकि वो ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट, all zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant। अगर डेसिमल पॉइंट लगा है तो फिर वो ट्रेलिंग जीरोस आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लीजिए मैं नंबर को लिख दूं 230 300 पॉइंट समथिंग कुछ भी ऐसे करके, तो ये जो जीरोस हैं अगर डेसिमल लगा है तो ये सिग्निफिकेंट ही काउंट होंगे। नेक्स्ट, all zeros to the right of a decimal point are significant। डेसिमल के बाद वाले जितने भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। all zeros to the right of a decimal point and to the left of a non-zero digit, अगर नंबर 1 से छोटा है तो जितने भी जीरोस डेसिमल के बाद होते हैं लेकिन नॉन जीरो डिजिट से जस्ट पहले लेस देन 1 नंबर में, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। यानी अगर मैं नंबर लिख दूं 0.0002350, ठीक है, तो ध्यान देना इसमें ये तो सिग्निफिकेंट है, ये वाले नॉट सिग्निफिकेंट है। क्लियर हो गई बात सबको? इसके बाद नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और यही कारण है, यही वजह है
हम हमेशा साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहूं 23 मीटर और आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप लिखोगे 2300 सेंटीमीटर। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? 2। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? 4। कहोगे सर आप तो ये बदल दिया, और आप तो कहते हैं बदलेगा नहीं। इसीलिए हम ऐसे नहीं लिखते। इसको अगर मैं लिखूं 2.3 इंटू 10 की पावर 1 मीटर, अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं लिखूंगा 2.3 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। आई बात समझ में सबको? यही कारण है कि हम नंबर्स को, मेजरमेंट्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, क्योंकि अगर आप इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये वाला ट्रू रहता है। इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन यूज की जाती है, क्योंकि देखो भैया, मैंने आपको बताया ये सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करती है मेजरमेंट पर, आपने किस डिवाइस से मेजर किया। अगर मान लो मैं एक मीटर स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूं तो डेसिमल की फर्स्ट प्लेस पे मेरे से गलती हो सकती है। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो डेसिमल की सेकंड प्लेस मेरे पास जो होगी वो अनरिलायबल होगी, फर्स्ट प्लेस रिलायबल होगी। अगर मैं स्क्रू गेज का यूज कर रहा हूं तो डेसिमल की थर्ड प्लेस अनरिलायबल होगी, शुरू की 2 प्लेसेस डेसिमल के बाद वाली वो रिलायबल होंगी। तो इसीलिए ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है, ये बात बताता है कि आपने किस क्वांटिटी से उसको, या किस इंस्ट्रूमेंट से उस क्वांटिटी को मेजर किया है। तो इसीलिए अगर आपने किसी क्वांटिटी को एक बार मेजर कर लिया और वो 23 मीटर निकला, तो सिर्फ उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर या आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बदल जाएगी, वो तो सेम ही रहेगी ना। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलने से कभी भी चेंज नहीं होते, और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है टू राइट द मेजरमेंट्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ऐसा करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी भी चेंज नहीं होते। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं राउंडिंग ऑफ, क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ का भी इस्तेमाल खूब करेंगे साथ में जब हम इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, तो साथ में बने रहिएगा जरूर से। अब ये जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं इन्हें समझते हैं, ये क्या है। सबसे पहला है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, अगर कोई डिजिट 5 से छोटी है तो हम उससे प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज रहने देते हैं। अगर कोई डिजिट 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं। जैसे अगर 23.47 है तो ये डिजिट बड़ी है, तो मैं इसको लिखूंगा राउंड ऑफ करते हुए 23.50। और अगर मान लो यही 23.43 है तो ये 5 से छोटी है, तो बन जाएगा 23.40। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ ऐसे की जाती है। ये तो था अगर 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। अगर 5 हो तो क्या होगा? तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, देन द प्रीसीडिंग डिजिट मे बी इंक्रीज्ड बाय 1। प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ाई जा सकती है, उसकी कंडीशन है। कंडीशन है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, अगर वो इवन है। अगर डिजिट 5 ड्रॉप करनी है उससे पहले वाला इवन है तो वो ऐसे ही रहेगा। 5 ड्रॉप करना है उससे पहले वाला ऑड है तो उसको इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 23.5 है, 5 को ड्रॉप करना है, इससे पहली वाली डिजिट ऑड है, 24 राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर 22.5 है, 5 ड्रॉप करना है, पहले वाली डिजिट इवन है, 22 राउंड ऑफ हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? ये सो नो? तो इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ समझते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं कुछ सिंपल से सवाल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो पाए। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप करो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बच्चा पार्टी, जल्दी करो, बताओ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 6312, क्योंकि ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो हमारा आंसर आ गया 4। अगर आपने 4 टाइप किया है तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 300
एंड 500 आर, ये 300.500, हाँ 300.500 है। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कैलकुलेट करना है। जल्दी बताइए क्या है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स? 6। What is the number of significant figures in 0.310 into 10 की पावर 3? जल्दी से बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है इसके अंदर। टाइप करो साथ साथ कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों, जिनमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होते हो, वहां पर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हो, वहां पर इनका काम आता है। जो रूल्स मैं सिखाऊंगा ये वहां पर आपके काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें हम सम या डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज के लिए। हम लोग देखेंगे सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। तो बच्चों ये जो सम या डिफरेंस होता है, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो हमेशा देखी जाती हैं लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 नंबर दिए या 3 नंबर थे, 3.21, 1.079 और 2.00005, और आपसे कहा इनको ऐड करके दिखाओ। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे, भाई यहां कुछ नहीं है यहां कुछ नहीं है, तो 5098.2 ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम कहां आती है। प्रॉब्लम आती है आपको कैसे पता इस डिजिट पर क्या था, इस डिजिट पर क्या था, इस डिजिट पर क्या था। मैंने अज्यूम किया यहां 0 है, लेकिन अगर हो सकता है इस वैल्यू को मेजर किया जाता एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, तो यहां पर 5 6 3 2 कुछ भी लिखा होता। तो मैं श्योर नहीं हूं इन डिजिट्स के लिए, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि यहां क्या आएगा। ठीक इसी तरीके से इन 2 डिजिट्स के लिए मैंने अज्यूम किया कि यहां 0 होगा, लेकिन मुझे पता नहीं यहां पर एक्चुअली में क्या नंबर पॉसिबल था। तो इसीलिए 1 2 3 इन डिजिट्स के लिए तो मैं श्योर हो ही नहीं सकता। I cannot be sure for these 3 digits in my answers. तो इसीलिए मेरे आंसर में केवल 2 ही डेसिमल प्लेस हो सकती हैं। इसको तो मैं बता ही नहीं सकता कि यहां पर आंसर क्या आएगा। तो ऑटोमेटिकली रूल बन जाता है कि अगर आप देखो इसमें 2 डेसिमल प्लेस थी, इसमें 3 थी और इसमें 3 4 5 थी, तो कम डेसिमल प्लेस कितनी हुई? 2, सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो इसीलिए मेरे आंसर में 2 ही डेसिमल प्लेस आएंगी, यानी मुझे इस 8 को, इस 9 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 5 है, इसको ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये वाला जो नंबर है 8, ये प्लस बाय 1 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 6.29। तो वो जो मैंने आपको राउंडिंग ऑफ पढ़ाई, उसको पढ़ाने का कारण ही ये था बच्चों, ताकि आप उस रीजन से समझ सकें कि राउंडिंग ऑफ हमें इस तरह के क्वेश्चंस में परफॉर्म करनी पड़ती है टू फाइंड द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये रूल। तो याद रखिएगा, सम या डिफरेंस में हमेशा देखा जाता है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सम या डिफरेंस में देखा जाता है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी हमारे आंसर में उतनी ही डेसिमल प्लेस होंगी। सम कर लो या डिफरेंस कर लो, यानी सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों में ही आप देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो भी आपके पास नंबर दिए गए हैं प्लस या माइनस करने के लिए, उनमें से जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगी, आपके आंसर में उतना ही डेसिमल प्लेसेस आएंगी। तो बाकी डिजिट्स के लिए आप उसे कर देंगे राउंड ऑफ। इसके बाद आता है बच्चों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्रोडक्ट या डिवीजन। तो प्रोडक्ट या डिवीजन में रूल है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें आएगा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं। यानी अगर आप नंबर्स को मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.001 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.1 से, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेटस से, तो ये आ जाएगा 1001,
फिर 2 यहाँ लगाएंगे 2 0 0 2 और फिर हमारे पास आएगा 1 2 0 1 2, ठीक है। और डेसिमल जो है 3 और 1 4, 1 2 3 4, तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 2.1021। अब अगर आप देखो हमारे आंसर में कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ कितनी है। तो आप कहोगे सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है 2। तो जो मेरा आंसर है कम वाली कितनी हुई, 2 वाली। तो मेरे आंसर में केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं, यानी एक होगी 2 और एक होगी उसके बाद वाली, यानी इस 0 को मुझे ड्रॉप करना होगा। अब क्योंकि ये 0 लेस देन 5 है तो इससे प्रीसीडिंग डिजिट यानी 1 को मैं छेड़ूंगा नहीं और मेरा आंसर रहेगा 2.1। तो इस तरीके से आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का रूल क्या है, वो है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप डिवाइड कर रहे हो बच्चों, आपको याद रखना है चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर लीस्ट वाला जो होगा वही आपके आंसर का नंबर हो सकता है। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गए बच्चों। चलिए अब इसके कुछ सवाल देखते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। देखो ये एक क्या है, ये एक मेजरमेंट है और मेजरमेंट में ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 4। ये भी एक मेजरमेंट है तो मेजरमेंट में ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो 1 2 3 4, आंसर आएगा 4। यहां पर देखो ये दोनों जीरोस जो हैं सिग्निफिकेंट नहीं है, ये और ये सिग्निफिकेंट है, तो आंसर आएगा 2। समझ में आया बच्चों सबको। चलिए अगला सवाल, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और इसको आप करके मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे कि क्या आपके आंसर ठीक आए या नहीं। प्लीज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करो भाई, हरी आप। कर लिया, चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब आते हैं एडिशन पर। इन नंबर्स को आपको ऐड करके दिखाना है। नंबर क्या क्या है जी, नंबर है 7.21, 12.141 और 0.0028। तो भाई उठा के ऐड कर दो, 8 3 5 3 9 1। ठीक है। एडिशन का रूल क्या था याद है, एडिशन का रूल था लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस मेरे पास ये हैं 2, इसमें 2 प्लेसेस हैं, इसमें 3 प्लेसेस हैं, इसमें 4 प्लेसेस हैं। तो सबसे कम वाली कितनी है, 2 वाली। तो मेरे आंसर में 2 ही डेसिमल प्लेस होती हैं, यानी यहां तक। तो मुझे इस 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब क्योंकि 3 जो है, ठीक है, वो हमारे पास लेस देन 5 है, तो मेरा आंसर आएगा 19.35। दिस विल बी माय आंसर। समझ आया बच्चों सबको, ये नो? कंफ्यूज नहीं होना इसमें 5 वाले रूल से। 5 वाला रूल लगता है अगर यहां पर 5 होता, यहां 3 होता। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तब 5 वाला रूल लगता है। यहां पर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 3 है, 5 नहीं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो आपको 6.807 में से 4.27153 माइनस करना है। तो यहां 0 0 लगा देते हैं हम, ठीक है। यहां 10, यहां 9, यहां 6, यहां 9, यहां 7, ये बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो ऐसे ही करते थे भाई। 10 में से 3 गया, 7 आ गया, 9 में से 5 गया, 4 आ गया, 6 में से 1 गया, 5 आ गया, 9 में से 7 गया, 2 आ गया, 7 में से 2 गया, 5 आ गया, और 6 में से 2 गया, 4 गया, आपके पास 2 आ गया। क्लियर हो गई बात सबको? ये सोनो, यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब देखो यहां पर, अब अगर आप वैल्यू देखो यहां पर आपको करने के लिए, तो आपके पास 2.52547 आ गया। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था बच्चों याद है?
लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वो तो इसमें है 3, इसमें है 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आएगा? 3 तक आएगा। यानी मेरा आंसर यहां से लेके यहां तक खत्म होना चाहिए। तो मुझे किस डिजिट को ड्रॉप करना है? 5 को ड्रॉप करना है। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, इसी को ड्रॉप करना है कि नहीं करना है? अच्छा ये तो 10 हो जाएगा, सॉरी यार क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, हो जाती है ना, ये 10 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर 6 आपके पास 6 में से आगे चला गया था, इससे करने की जरूरत ही नहीं, तो ये 3 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो देखो ये 4 को ड्रॉप कर रहा हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 2.535, क्योंकि 4 लेस देन 5 है तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर बात? नेक्स्ट सवाल, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब इसमें ये आप खुद करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जब भी आप ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या प्लस कर रहे होते हैं, हमेशा मेक श्योर दे हैव द सेम पावर्स, इनकी पावर्स सेम होनी चाहिए। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -6 ये छोटी वाली पावर है, और ये है 4.0 इंटू 10 की पावर -4। अगर इसको -6 करूं तो मैं 2 डेसिमल आगे शिफ्ट कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 400.0 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो अगर आप माइनस करोगे तो 400.0 इंटू 10 की पावर -6, और यहां पर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6। इनको माइनस करोगे तो ये तो कॉमन लेके हट साइड में रहेगा, 400 में से 2.5 माइनस करो जरा। ठीक है, तो आप अगर चेक करोगे 400 में से 2.5 माइनस करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अनचेंज्ड ही रहने वाली है। यहां पर देखो, ये आ जाएगा 3, ये 10, ये आ जाएगा 9, ये बन जाएगा 8। ठीक है, ये 10 बना, 10 में से ये बन गया 9, यहां आ गया 10। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 का 9 और 3 का 3। ठीक है, और ये 10 की पावर -6 ऐसे ही चल रहा है, और ये आपके पास 397.5 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है, सब्ट्रैक्शन में देखा जाता है आपके पास ये आ गया 3.975 इंटू 10 की पावर -6, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तो यही है डेसिमल के 1 के बाद। तो ये आप देखोगे 3 -4 बन जाएगा आपके पास, तो 3.97 डेसिमल के बाद एक प्लेस देखनी है, यानी 7 को ड्रॉप करना है मुझे। 7 को ड्रॉप करूंगा, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो यहां पर 1 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर -4। दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी दिस, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया निकालोगे तो इसका स्क्वायर कर दोगे, तो यानी 7.203 मल्टीप्लाइड बाय 7.203। ठीक है, और इसकी खासियत क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आपके आंसर में 1 2 3 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। कर लीजिएगा खुद मल्टीप्लाई। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 3 बार कर लो चाहे 4 बार कर लो, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो यही रहेंगी 4 ही, तो आपके आंसर में 4 ही आएंगी, तो आप राउंड ऑफ वहीं तक करेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट, द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी। अब जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम लोगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखो अब मास, ध्यान रखना यहां पर पाई की सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट होंगी, मास या आर की होंगी। अब देखो मास में आपके पास है 5.975, तो 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पर 3 है, तो आपके आंसर में 3 ही आ सकती हैं, क्योंकि डिवीजन का रूल है, यहां डिवाइड करके आंसर आ रहा है ना, तो डिवीजन का रूल है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपके आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद आप राउंड ऑफ करोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, चौथी वाली प्लेस को आप ड्रॉप करके फिर राउंड ऑफ कर दोगे चौथी फिगर को। क्लियर है बात? यस और नो? नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरेसी की और प्रिसीजन की। देखो एक्यूरेसी क्या होती है बच्चों? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और लिमिट टू विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये 2 स्टूडेंट थे ए और बी, इनको मैंने ये लाइन सेगमेंट
PQ नापने के लिए कहा। इसकी ट्रू वैल्यू जो थी, इसकी ट्रू वैल्यू थी 5.25 मीटर। ठीक है, ए ने इसको नापा, ए ने इसकी वैल्यू बताई 5.27 मीटर, बी ने इसकी वैल्यू बताई 5.55 मीटर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास है। आप कहोगे सर ए की ज्यादा पास है, क्योंकि ये 25 था, ये 27 है, यहां तो 55 कर दिया, डिफरेंस ज्यादा है। यस और नो? तो मैं कहूंगा ए की वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। क्या बोलूंगा? ए की वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। अब सेम केस है, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ, इसको मैंने दो स्टूडेंट्स को नापने के लिए वैल्यू कहा। एक स्टूडेंट, इसकी जो ट्रू वैल्यू थी 5.25 मीटर थी, ए ने उसको नापा 5.25 मीटर तक ही, और बी ने मुझे नाप के दिया 5.253 मीटर तक। ठीक है जी, ये बात कुछ ऐसी रही। क्लियर है? यस और नो? समझ में आया सबको? ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी। आपको बताना है कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी। बच्चों, जो प्रिसीजन होता है वो डिपेंड करता है रेजोल्यूशन पर। देखो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट जहां तक उसे नापा गया, इसको डेसिमल की 2 प्लेस तक नापा गया, इसको डेसिमल की 3 प्लेस तक नापा गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेजोल्यूशन हाई है, तो मैं कहूंगा ये वाली वैल्यू, ये वाली मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया सबको। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पढ़ने में मजा आया हो, मैंने जो आपको पढ़ाया है अगर वो समझ में आया हो और आपको आज की वीडियो से वैल्यू मिली हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। मेरी पूरी कोशिश है आपको 100% फ्री तरह से इस साल पढ़ाने की, ताकि आप लोगों के मार्क्स बेहतरीन आए, आप अच्छे से कंपटीशन को क्लियर कर पाएं। और ये सब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस एट ऑल। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे इस एफर्ट को कामयाबी मिल पाए। आई होप आपको मजा आएगा, और ये वादा है आपके आरवी सर का कि आपको फिजिक्स के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।